हेलो आप सभी का नमस्कार। एक बार फिर से दूसरे लेक्चर में आपका बहुत स्वागत है। जो भी बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी ये लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट करें पॉलिटिकल साइंस के। और कल हमने बात की थी बेसिक जो शब्दावलियां थी उस पे हमने बात की कि क्या क्या चीजें अगर आप किसी भी देश के संविधान को पढ़ रहे अगर आप पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपको जानना बहुत जरूरी होता है कि संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, लोकतंत्र क्या है, विधि का शासन क्या है, राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है। ये सारी चीजें आपने उसमें देखी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। और आज हम बात करने वाले हैं संविधान के प्रस्तावना प्रियम्बल पे बात करेंगे और संविधान के दर्शन पे बात करेंगे। प्रियम्बल तो उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिलॉसफी है वो क्या होता है आइए बात करते हैं। संविधान के दर्शन की बात करें तो ये यहाँ पे आदर्श मूल्य जो इसका उद्देश्य होता है। किसी भी चीज अगर संविधान बना है तो वो आदर्श स्थापित करने के लिए ही बना है। आपको ये तो ऑटोमेटिक पता होगा, अगर भारत में संविधान है तभी शासन व्यवस्था अच्छी तरीके से संचालित हो रही है। संविधान में सारी चीजें निहित हैं और ये आदर्श मूल्य होता है, यानी कि एक आइडियल समाज की स्थापना भी करता है और उस हिसाब से चीजें बताता भी है। अब संविधान के दर्शन की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आदर्श मूल्य ही इसका उद्देश्य है, यानी कि आइडियलिस्टिक सोसाइटी कैसे हो, समाज किस तरीके से सभ्य हो, समाज का शासन प्रणाली कैसे हो, समाज की व्यवस्था कैसे हो, उसमें जानना बहुत जरूरी होता है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य में बात करते हैं तो इसकी प्रस्तावना है, प्रस्तावना है प्रियम्बल। उसके बाद इसका जो फंडामेंटल राइट है, जो मूल अधिकार है। इसके बाद नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी है और फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी का मतलब ये है, इसमें लिखने वाला हम फंडामेंटल ड्यूटी का मतलब मूल कर्तव्य होता है और डीपीएसपी का मतलब होता है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, यानी कि राज्य को क्या करना चाहिए अपने नागरिकों के प्रति। और मूल अधिकार का मतलब फंडामेंटल राइट होता है, यानी कि राज्य के विरुद्ध नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हुए हैं, फंडामेंटल राइट होता है। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक इसका फंडामेंटल राइट का पूरा प्रावधान है। 36 से लेकर के 50 तक शायद डीपीएसपी 51 तक है। उसके बाद मूल कर्तव्य तो बाद में उसमें 51A में दिया गया है। तो ये सारी चीजें, तो संविधान का जो प्रियम्बल है ये इसका उद्देश्य है, यानी संविधान का जो दर्शन है इसका आदर्श मूल्य क्या है, इसमें आपका आ जाता है संविधान का प्रियम्बल, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल होता है, फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार होता है, नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी मतलब मूल कर्तव्य होता है। अब बात करते हैं प्रस्तावना पे, संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके जो कीवर्ड्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जो भी लेक्चर हम दे रहे हैं लगातार कई पार्ट्स में रहेंगे तो आप लोग देखिएगा। तो सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रस्तावना की बात करते हैं। प्रस्तावना क्या कहता है देखिए, प्रस्तावना में सबसे पहले हम भारत के लोग लिखा गया है। अगर आप संविधान की प्रस्तावना देखें, बहुत लोगों को संविधान की प्रस्तावना याद भी होगी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इतक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये संविधान की प्रस्तावना है। तो ये किसके लिए बना है? ये हम भारत के लोगों ने बनाया है। ये देखिए, विद द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। ये प्रियम्बल का जो है बेसिक है कि किसने बनाए? संविधान हम लोगों ने बनाया है। ये किसके लिए है? कि ये हमारे लिए है। यानी कि आप देखिए संविधान की फिलॉसफी में जो प्रियम्बल की फिलॉसफी है ये इसी वर्ड में छुपी हुई है कि हम भारत के लोग। अब ये क्या है? लोकतंत्र को स्थापित करना है और लोकतंत्र में शासन प्रणाली आ जाती है, इसके बाद मूल व्यवस्था आ जाती है। प्रस्तावना दो हिसाब से चीजों को डिसाइड करती है। शासन प्रणाली कैसे चलेगी, यानी कि इंडिया का फ्यूचर क्या होगा, इंडिया में जो शासन चल रहे हैं वो किस तरीके से चलेंगे, और जो मूल व्यवस्था यानी कि जो हमें समाज में स्थापित करना है वो मूल व्यवस्था भी संविधान का जो प्रियम्बल होता है वो बताता है। अगर हम शासन प्रणाली की बात करें तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि जो संप्रभुता होती है किसी भी राष्ट्र की, कि आंतरिक और बाहरी रूप में जो निर्णय लेने की शक्ति हो वो सरकार के खुद के पास हो, यानी कि किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप सोवर्निटी में ना हो, संप्रभुता ना हो। तो भारत को क्या बनाना है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न।
पंथ निरपेक्ष, यहाँ धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे पंथ निरपेक्ष की बात की गई है, समाजवादी यानी सोशलिस्टिक सोसाइटी स्थापित करना है। अब समाजवादी के भी बहुत सारे बाद है, उदारवाद का एक अलग अवधारणा है। उदारवाद के बाद समाजवाद के तीन पूंजीवाद आता है, पूंजीवाद के ही विकल्प के रूप में समाजवाद आता है। समाजवाद में एक व्यवहारिक समाजवाद होता है, फिर एक कार्ल मार्क्स का समाजवाद जिसे साम्यवाद हम कहते हैं, फिर एक समाजवाद फेबियन समाजवाद आता है। तो अभी उसकी सबकी चर्चा करेंगे। और जो एक लोकतांत्रिक समाजवाद आता है, तो भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है। कार्ल मार्क्स की धारणा अलग है, वो हिंसा का स्वरूप लेते हैं। इसके साथ साथ भारत के भी बहुत सारे जो हैं स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, गांधी का समाजवाद अलग है, अंबेडकर का समाजवाद अलग है, नेहरू का समाजवाद अलग है। गांधी के समाजवाद में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, उसमें आगे भी बात करनी है। लेकिन गांधी के समाजवाद में स्वराज की अवधारणा है, अंत्योदय से सर्वोदय की अवधारणा है कि समाज के सबसे नीचे तबके के विकास करेंगे तभी सबका विकास होगा। अंबेडकर की समाजवाद की बात करें तो लोकतांत्रिक समाजवाद वहां पे आता है। अगर नेहरू के समाजवाद की बात हो तो फेबियन समाजवाद वहां पर आता है। तो समाजवाद की भी कई अवधारणा है। तो भारत में क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद है और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब देखिए, गणराज्य में भी और इसमें बहुत सारे लोकतंत्र में गणराज्य का अपने आप अलग, जहां पे जनता का जो प्रतिनिधि होता है वो निर्वाचित होता है, यानी कि जो राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है उसका चुनाव करने के बाद ही वो निर्वाचित होता है। वहां पे भारत एक गणराज्य है। आप एक बात जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्टेड होने के बाद ही आप सबसे सर्वोच्च पद पे आसीन होते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं। और उसके बाद ये शासन प्रणाली है कि किस तरीके से, प्रस्तावना क्या बताता है, शासन प्रणाली के रूप में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारत को बनना है। और इसकी मूल व्यवस्था क्या है, यानी समाज में क्या क्या आदर्श स्थापित करने हैं। समाज में सबको जस्टिस मिले, सबको न्याय मिले, सबको फ्रीडम हो कि यानी सबको स्वतंत्रता मिले, सबको समानता मिले, यानी समता और समानता में बहुत डिफरेंस है। समता का मतलब होता है और समानता में दोनों अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। समता और समानता में डिफरेंस है। समानता का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर सेम हाइट का है तो वहां पे देखते हैं। तो समता का मतलब होता है कि उसको, जैसे कि आरक्षण का भी प्रावधान किया गया, रिजर्वेशन का प्रावधान किया है, कहीं कहीं किसी विशेष परिस्थिति में लोगों को छूट भी प्रदान की गई, वहां पे समता स्थापित करने का काम। और बंधुत्व, यानी कि समाज के लोग में, भारत के लोग में कैसे बंधुत्व स्थापित हो। विविधता में एकता है, भारत में अनेकता में एकता की शक्ति है। बहुत सारे समाज के लोग भारत में निवास करते हैं, बहुत सारी भाषाएं यहाँ पर हैं, अनेक धर्म है, अनेक संप्रदाय, अनेक पंथ, लेकिन फिर भी देखिए भारत की कितनी अच्छी खूबसूरती है। तो ये बात करते हैं प्रियम्बल। और प्रियम्बल के बेसिक फंडामेंटल को हम जानते हैं कि शासन प्रणाली के रूप में और मूल्य व्यवस्था के रूप में। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी पेपर में अगर आप किसी भी सवाल को लिख रहे हैं, अगर आप फ्लो चार्ट के माध्यम से अपनी की पॉइंट्स को अगर आप सबसे पहले एक पहले पेज में दर्शा देते हैं, दूसरे पेज में अगर आप ड्रॉ कर देते हैं, तो एग्जामिनर का जो दिमाग है आपके इसी पॉइंट पे जाएगा। और इसी पॉइंट पे जाने के बाद फिर आपको इसको डिस्क्राइब कर दीजिए, फिर आपको अच्छा नंबर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो इसका ध्यान देना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसका ध्यान कोई और नहीं देगा, ये आप ही देंगे। अब बात करते हैं कि प्रस्तावना का विचार कहां से आया। प्रियम्बल पे बात कर लिए, प्रस्तावना का जो विचार है वो धारणा कहां से ली गई है, अमेरिका की धारणा है। और देखिए ये बहुत कंफ्यूजन सवाल होता है आपके सवाल में, जब आप किसी भी, चाहे डिस्क्रिप्टिव लिखें, चाहे सब्जेक्टिव लिखें, चाहे ऑब्जेक्टिव सवाल है, कि प्रस्तावना की भाषा अलग जगह से ली गई है और धारणा वहां से अलग जगह से ली गई है। जैसे कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें आयरलैंड से ली गई हैं, बहुत ब्रिटेन से ली गई, बहुत कनाडा से ली गई हैं, बहुत ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से इसकी भाषा ली गई, यानी लैंग्वेज जो प्रियम्बल की है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और जो इसकी धारणा है वो ली गई है कहाँ से, अमेरिका से ली गई, नहीं कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। इसके बाद आप देखिए कि 13 दिसंबर 1946 को, यानी 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे स्वतंत्र भारत के, उसके बाद उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो लेकर आए और 22 जनवरी 1947 को ये स्वीकार किया गया। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को ये बन के एकदम तैयार, उस दिन संविधान दिवस भी हम मनाते हैं। उसके बाद 26 जनवरी 1950 से इसको लागू किया गया। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। इसके बाद बात करते हैं प्रस्तावना का महत्व क्या है, यानी कि प्रियम्बल का इंपॉर्टेंस क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज बनी है तो उसका इंपॉर्टेंस भी होगा। इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसमें 4 इंपॉर्टेंस आपके सामने यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अगर आप अपने सवालों का जवाब सिस्टमैटिक तरीके से देंगे, कहीं भी इधर उधर भटकेंगे नहीं, तब अच्छा नंबर पाने की उम्मीद आप कर सकते हैं। अगर प्रस्तावना के महत्व की बात है, प्रियम्बल का जो इंपॉर्टेंस है,
अगर उसकी बात करें हम, तो संविधान के स्रोत का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। स्रोत का मतलब ये है कि प्रस्तावना में सबसे पहले क्या कहा गया है कि हम भारत के लोग, यानी कि भारत के लोगों के लिए ही ये बनाया गया है, विद द पीपल ऑफ इंडिया। यानी इसको कौन बनाया है? भारत के लोगों ने बनाया है। इसका सोर्स क्या है, इसका स्रोत क्या है? तो भारत के लोग ही इसका स्रोत हैं। तो संविधान की प्रियम्बल का सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि ये संविधान के स्रोत के बारे में बताता है। हम भारत के लोगों के बारे में ये बात करता है, और इसे हमने ही बनाया है। किसके लिए बनाया है? अपने लिए बनाया है। किस लिए बनाया है? एक अच्छे आदर्श राज्य को स्थापित करने के लिए हमने इसको बनाया है। ये पहला इंपॉर्टेंस हो गया। दूसरा है शासन प्रणाली के स्वरूप के बारे में। अब संविधान बना, संविधान बनने के बाद राज्य का क्या रोल होना चाहिए, कैसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए, कैसी शासन प्रणाली होनी चाहिए, भारत के अंदर कैसा शासन होना चाहिए, उसके स्वरूप के बारे में यहाँ पर ये बताया गया है। स्वरूप का मतलब संप्रभुता, यानी कि संप्रभु राष्ट्र हो, भारत सोवरेन हो, यानी कि वहां पे किसी बाहरी शक्ति का कोई भी हस्तक्षेप ना हो। यानी शासन प्रणाली, अभी मैंने इसके पहले भी बात की, वही सारी चीजें यहां पर भी हैं। ये इंपॉर्टेंस की बात यहां पे हम कर रहे हैं। समाजवादी हो, यानी कि समाज में आर्थिक समानता हो, नीचे से लेकर के ऊपर वाले तबके के बीच में एकदम बैलेंस हो, सबको बराबरी का मौका मिले। ये लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा है, अवधारणा है। तो समाजवादी ये बाद में जोड़ा गया है शब्द। पंथ निरपेक्ष हो, यानी कि कोई भारत, अब जैसे कि बहुत सारे बांग्लादेश की बात करें, वहां पे अब लगातार इस्लामिक राष्ट्र बनाने की घोषणा की जा रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र, लेकिन भारत कोई अभी हिंदू, यहाँ पे बहुत ज्यादा 80% की संख्या हिंदू की है, बहुत सारे मुसलमानों की भी संख्या यहाँ पर है, सिख, ईसाई, पारसी, सभी धर्मों को भारत ने आश्रय दिया। लेकिन ये यहाँ पे लिखा गया कि भारत एक निरपेक्ष राष्ट्र, यानी कि किसी विशेष विशेष धर्म का ये राष्ट्र नहीं है, किसी विशेष पंथ, किसी विशेष संप्रदाय को ये बढ़ावा नहीं देता। यानी कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में शासन प्रणाली का ये स्वरूप है कि ये पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि भारत में लोकतंत्र और गणराज्य स्थापित होना चाहिए। ये प्रस्तावना के स्वरूप की बात करता है कि यानी कि नेचर क्या है यहाँ पे प्रियम्बल का। इसके बाद बात करते हैं शासन प्रणाली के उद्देश्य का उल्लेख, यानी कि मोटिव क्या है। ये सारी चीजें तो हम लागू कर दे रहे हैं कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र हो, भारत समाजवादी भी हो, भारत में सोशलिज्म भी हो, भारत में पंथ निरपेक्षता भी हो, भारत में लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक जो है शासन हो। लेकिन ये किसके लिए किया जा रहा है? इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव ये है कि समाज में समता स्थापित हो, समाज में सबको बराबरी का दर्जा मिले, यानी कि न्याय, जस्टिस, फ्रीडम, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये चार चीजें संविधान की प्रस्तावना में निहित है कि सबको बराबरी का न्याय मिले, सबको स्वतंत्रता मिले, सबको समता मिले, सबको बराबर बंधुत्व मिले। इसका मोटिव ये है, ये शासन प्रणाली का स्वरूप है, लेकिन इसका मोटिव ये आखिर में निकल कर आता है। ये किसके लिए बना है? ये भारत के लोगों के लिए बना है। किसने बनाया? भारत के लोगों ने बनाया है। किस तरीके से शासन प्रणाली हो, संप्रभुता हो, समाजवादी हो, पंथ निरपेक्षता हो, लोकतांत्रिक शासन हो, और किस वजह से है कि क्या हम स्थापित करते हैं समाज में। तो ये सबसे अच्छी बात है कि जहां पे न्याय भी हो, वहां पे स्वतंत्रता भी हो, वहां पे समता भी हो, वहां पे बंधुत्व भी हो। ये बात संविधान की प्रस्तावना का महत्व बताता है। दूसरी बात यह है कि चौथा जो इसका इंपॉर्टेंस है, संविधान निर्माण की तिथि का भी उल्लेख कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में किया गया है। प्रस्तावना बन गई, तिथि का उल्लेख ही नहीं है। वहां पे लिखा गया है कि आत्मार्पित, अधिनियमित और अंगीकृत करते हैं किस दिन? 26 नवंबर 1949 को। ये वहां पे लिखा गया है कि ये संविधान के इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। अगर सवाल पूछा गया कि भारत के संविधान की प्रस्तावना पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि भारत के संविधान का दर्शन बताइए, तो आप अपने सवालों में इस बुलेट पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं, और आप इस तरीके से फ्लो चार्ट के माध्यम से अपनी बातों को सबसे पहले कीवर्ड्स में दिखा सकते हैं, और उसके बाद फिर आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। कोई सवाल आ गया कि भारत के डीपीएसपी को बताइए, तो उसमें भी आप हल्का फुल्का आप इसमें जोड़ सकते हैं कि संविधान के अंदर डीपीएसपी है, या फंडामेंटल राइट पे कोई सवाल आ रहा है तो वहां पर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। कोई भी सवाल अगर बेसिक फीचर से आ रहा है, पॉलिटिकल साइंस के पॉलिटी से, अगर संविधान से, तो आप इसको वहां पे संविधान के दर्शन और प्रियम्बल के बारे में आप लिख सकते हैं। और दूसरी बात यह है, पेपर में आए ना आए, लेकिन आपको जानना जरूरी होता है ना। आप संविधान कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं ना, तो इसके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आप पूरी पॉलिटी पढ़ जाइए, कोई मतलब उसका नहीं है।
क्योंकि कोई भी आपसे पूछेगा कि समाजवाद एक एक सीरियल से पूछ लिया जाता है, पेपर में भी ये सवाल आता है कि संविधान की प्रस्तावना में क्या-क्या चीज़ें लिखा गया है। सबसे पहले क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये आपसे सवाल में भी पूछा, ये यूपीएससी के सवाल में, यूपी पीएससी के, क्योंकि हम लोग तैयारी करने वाले छात्र हैं सिविल सेवा की, तो ये सवाल बहुत सारे रिपीट करते हैं, ये वनडे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। कहीं भी आ जाएँगे, पॉलिटी आपका पीछा छोड़ेगी ही नहीं। चलिए बात करते हैं। मेरा सब्जेक्ट पॉलिटी नहीं रहा है, लेकिन मैं सिविल की तैयारी करने वाला छात्र हूँ, तो मुझे सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी करेंगे तो आपको भी बेसिक सारे सब्जेक्ट को पढ़ना ज़रूरी होता है। तो खैर, अच्छा पढ़ा भी रहा हूँ मैं, आप बताइए कैसे पढ़ा रहा हूँ, वो बात अलग है। अब बात करते हैं प्रस्तावना के महत्व की बात हो गई। अब जो अलग-अलग विचारक हैं, उनका क्या-क्या जो है तर्क दिया गया। देखिए, ये चीज़ें आपको इतना अच्छी से तरीके से समझ आएँगी। जो मैंने चार्ट बनाया है, फ्लो चार्ट जो मैंने बनाया है, ये पहली बात तो टाइम बचा रहा है, दूसरी बात ये है कि आपको समझने में कितनी आसानी होगी। जो विचारक हैं, अलग-अलग लोगों ने संविधान के बारे में, संविधान की प्रस्तावना के बारे में अलग-अलग चीज़ें कही हैं। सबसे पहले के.एम. मुंशी का नाम आता है, बहुत फेमस ये हैं और संविधान इन्होंने कहा है प्रस्तावना संविधान की राजनैतिक जन्म कुंडली है। यानी कि आपकी भी जन्म कुंडली बनी होगी, आप जब आपका जन्म हुआ होगा, तो माता-पिता ने ज्योतिष को दिखाया गया होगा। आपके जैसे शादी-वादी होती है, उसमें फिर विचार किया जाता है ना कि लड़का-लड़की से गन्ना-वन्ना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और कितना गुण मिल रहे हैं, 56-56 गुण, शायद पता नहीं कितने गुण होते हैं, 32 गुना मिल रहा है, 16 गुना मिल रहा है। तो जितने गुण मिलेंगे उतनी जल्दी आपकी शादी भी होगी। तो जन्म कुंडली बताती है कि आपका भविष्य क्या होगा। बहुत लोग तो अपनी जन्म कुंडली देख लेते हैं, उसमें लिखा है राजयोग इतने से शुरू होगा, तो 25 साल के पहले पहली बात पढ़ेंगे नहीं। आप यूनिवर्सिटी में आए हैं, आप कहीं भी आए हैं, उसमें लिखा गया 25 साल के पहले नौकरी नहीं मिलेगी, 25 के बाद आपका समय है। उसके बाद आप उसी के भरोसे बैठे रहते हैं। तो कुंडली तो एक भविष्य बताती ही है, क्योंकि आपका जो बिहेवियर होगा, आपका भविष्य। अब ज्योतिष-वोतिष तो मैं तो मानता हूँ, क्योंकि मेरी जब बाईं आँख मेरी फड़कती है, तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाता है। जब मेरी दाईं आँख फड़कती है, तो मेरे साथ कुछ सही हो जाता है। एक वाकया बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी में एक बार ऐसे प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन का प्रोटेस्ट था, तो मेरी बाईं आँख 4 दिन से फड़क रही थी। मैं वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे सभी जो अधिकारी थे, यूनिवर्सिटी के भी बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे छात्र भी थे। मैं कहा मेरी बाईं आँख 4 दिन से फड़क रही है। उसके बाद फिर एक दिन नोटिस आई रजिस्ट्रेशन का, निलंबन का, कि ये हुआ। वहाँ पे मैं जब था भी नहीं, वहाँ पे मैं अपने कमरे पे था, तो नोटिस तो आ गई। सबसे पहले नाम मेरा था, उसमें सबसे बड़ा अपराधी मैं ही कहा गया था। और उसी दिन से मेरी बाईं आँख फड़कना, मतलब नोटिस-वोटिस आ गई, 2 घंटे पहले से फड़कना बंद हो गई। शाम को मुझे 5 बजे पता चला कि मेरा नाम उसमें आया है और लॉन्च कर दिया यूनिवर्सिटी वालों ने। तो फिर फड़कना मेरा बंद हो गया आँख। फिर जब मामला सब सही हुआ, सब कुछ मैनेज हुआ, तो फिर मेरा दाहिना आँख फड़कना शुरू हुआ। तो ये सारी चीज़ें, तो मैं तो विश्वास भरोसा तो करता ही हूँ, क्योंकि भरोसे पे दुनिया कायम है। तो के.एम. मुंशी ने कहा कि संविधान की राजनैतिक जन्म कुंडली क्या है? प्रस्तावना है। अब व्यक्ति की जन्म कुंडली में क्या होता है? आपकी जन्म तिथि होती है। अब उसमें टाइम नहीं लिखा गया कि कितने बजे, कितने, जैसे आप लोग अपनी जन्म कुंडली में 6 बज के 2 मिनट पे पैदा हुए थे, मतलब आपका जन्म हुआ था, तो मैं तो 6 बज के 2 मिनट पे ही मेरा जन्म हुआ था, सुबह के टाइम में। तो जन्म की तिथि 26 नवंबर 1949, यानी कि 26 नवंबर 1949। उद्भव, यानी कि ये कहाँ से हुआ? उद्भव कहाँ से हुआ? हम भारत के लोग। अगर प्रस्तावना की बात करें तो इसका उद्भव कहाँ से हुआ? हम भारत के लोगों से हुआ। कि इसका सोर्स क्या है, यानी कि इसको किसने बनाया है? हम भारत के लोगों ने बनाया है। प्रकृति क्या है इसकी? इसका नेचर क्या है? इसका स्वभाव क्या है? इसका बिहेवियर क्या है? संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इसकी क्या है? प्रकृति है, यानी इसका नेचर है। और इसका फ्यूचर क्या है, यानी इसका भविष्य क्या है? आपको फ्यूचर में लिखा गया कि आप अधिकारी बनेंगे, सरकारी नौकरी आपके राजयोग में है, आपके हाथ में लिखी गई है। तो ये सारी चीजें हैं। आप बहुत सौम्य स्वभाव के हैं, आप बहुत सरल स्वभाव के हैं, कभी-कभी आपको बहुत गुस्सा भी आ जाता है, पढ़ने का मन भी नहीं करता। नहीं, ये किसी के जन्म कुंडली में नहीं लिखा रहेगा कि आप पढ़ेंगे ही नहीं। सबकी जन्म कुंडली में अच्छा-अच्छा लिखा रहता है। तो भविष्य तो इंसान अच्छा ही सोचता है। तो इसमें न्याय स्थापित हो, स्वतंत्रता स्थापित हो, समता स्थापित हो और बंधुत्व स्थापित हो। ये कहाँ की बात है? ये के.एम. मुंशी के द्वारा ये विचार दिया गया है कि संविधान की राजनैतिक यानी पॉलिटिकल जन्म कुंडली है। अब जन्म कुंडली को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है। ये प्रस्तावना प्रियम्बल संविधान का होता है। आप लोग थोड़ा-थोड़ा वर्ड्स जो है उसको कर लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश में बहुत डिफरेंस नहीं है। आप अपने अंदर मन बना के बैठते हैं कि हिंदी इंग्लिश में बहुत डिफरेंस है। अब यहाँ पे दूसरे एक मतलब संविधान पे इन्होंने अपना पक्ष रखा है कि ठाकुरदास भार्गव हैं। इन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान की आत्मा यानी सोल ऑफ प्रियम्बल, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रियम्बल होता है।
इसके बाद दूसरा है, एन पालकीवाला ने कहा संविधान का पहचान पत्र है, यानी कि प्रस्तावना जो है संविधान का पहचान पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड है, जो प्रियम्बल होता है संविधान का। संविधान की प्रस्तावना अगर आप देख लेंगे तो फिर आपको इस बच्चे के बारे में पता चल जाएगा, मतलब बच्चे के बारे में, भारत के भविष्य के बारे में, भारत के शासन प्रणाली के बारे में, भारत के उस रूप और स्वरूप के बारे में पता चल जाएगा। आईडी कार्ड में आपका नाम, आपका इंस्टीट्यूशन, आपका कक्षा सब लिखा रहता है, तो उससे आपकी बेसिक डिफिनेशन पता चल जाती है। तो ये संविधान का पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड है, क्या? प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। देखिए, संविधान की हमने बात कर ली, संविधान के इंपॉर्टेंस की हमने बात कर ली, महत्व की बात कर ली, और इसी लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो संविधान में जो शब्दावलियां हैं, इसको जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपका पढ़ने का पूरा उद्देश्य पूरा ही नहीं होगा। समाजवादी का क्या मतलब है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है, सोवरेन का क्या मतलब, सोवरेनिटी का क्या मतलब है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का क्या मतलब है, पंथ निरपेक्षता का क्या मतलब है। जब तक आप इस बेसिक टॉपिक को नहीं समझेंगे, बेसिक शब्दावलियों के मीनिंग को नहीं समझेंगे, तब तक आप प्रस्तावना को समझ ही नहीं सकते। आपको याद है प्रस्तावना, लेकिन पंथ निरपेक्षता के बारे में कोई पूछ लिया आपसे, सोशलिस्ट सोसाइटी के बारे में पूछ लिया, कोई पूछ लिया आपसे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है। तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान में देना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात करते हैं संप्रभुता की, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत को क्या बनाना है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना है। ये इसका मतलब है सोवरेनिटी, यानी कि संप्रभुता। संप्रभुता कैसी होती है? अब देखिए आगे मैं आपको बता रहा हूँ। स्वतंत्र राज्य होना चाहिए, यानी कि किसी बाहरी लोगों का हस्तक्षेप ना हो, किसी सत्ता के अधीन ना हो, यानी कि उसके अंडर में काम ना करे। ये भारत है, इसके बगल पाकिस्तान है, भारत है, अमेरिका है। अमेरिका भारत पे अपने किसी भी डिसीजन को नहीं थोप सकता, वो रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन वो भारत स्वतंत्र है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए ना लेने के लिए, अपने राज्य क्षेत्र भूभाग के अंदर, यानी किसी बाहरी का उसमें हस्तक्षेप ना हो। बहुत सारे राष्ट्र में होता है कि बहुत सारे राष्ट्र को जो है बाहर से लोग गवर्न करते हैं, है ना, जहां पे उपनिवेश वहां का होता है, जहां पे किसी दूसरे का शासन चलता है। बहुत सारी, चाइना इस पे बहुत तेजी से काम कर रहा है, ये अपने उपनिवेश को बढ़ा रहा है। वो आर्थिक रूप से, जैसे पाकिस्तान को चाइना उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करता है, भले पाकिस्तान अपने आप को संप्रभु राष्ट्र बनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना का उसके ऊपर से प्रेशर आता है। ऐसे बहुत सारे राष्ट्र हैं जहां पे अमेरिका का दबदबा है और भारत के ऊपर किसी का दबदबा नहीं, क्योंकि हमारा दबदबा कायम है। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। तो जो किसी सत्ता के अधीन ना हो, यानी कि किसी बाह्य या आंतरिक रूप से किसी निर्णय लेने की स्वतंत्रता भारत के अंदर है, यानी कि अंदर से भी और बाह्य रूप में भी। यानी कि अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करें या अपने इंटरनल मामले की बात करें, तो भारत के पास ये खुद की निर्णय लेने की स्वतंत्रता, किसी बाहरी लोगों का हस्तक्षेप भारत के अंदर ना हो। इसका मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है। ये संप्रभुता के बारे में, सोवरेनिटी के बारे में आप लोग जान गए, यानी कि ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरी बात करें समाजवादी की, यानी कि सोशलिस्ट किसे कहते हैं, समाजवादी किसे कहते हैं। समाजवादी पार्टी भी है। अब समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोगों को उनको पता ही नहीं होगा समाजवादी का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग जिस पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, उसकी क्या विचारधारा बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा, तो इसका पता होना बहुत जरूरी है। तो समाजवादी बहुत व्यापक अपने आप में इसका अर्थ है, तो इसको सबको जानना बहुत जरूरी होता है। आप अगर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, आप किसी भी साइंस के विद्यार्थी हैं, आपको ये बहुत बेसिक डिफिनेशन किसी भी टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो उदारवाद की बात करते हैं। सबसे पहले समाजवाद के विकल्प के रूप में, उदारवाद के विकल्प के रूप में समाजवाद स्थापित हुआ, यानी कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, यानी कैपिटलिज्म जो था, पूंजीवाद जो बाद में आया, उसके विकल्प के रूप में समाजवाद आया। सबसे पहले बात करते हैं उदारवाद की। उदारवाद में व्यक्ति केंद्रित होता है, यानी कि जो समाज होता है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति से केंद्रित होता है। व्यक्ति की तार्किकता में, यानी कि लॉजिकल, उसमें लॉजिक में विश्वास रखा जाता है यहाँ पे, और व्यक्तियों की स्वतंत्रता यहाँ पे रहती है। ये कहाँ पे रहती है? ये रहता है उदारवाद में। इसके बाद राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता, वहां पे राज्य किसी तरीके से हस्तक्षेप नहीं करते, यानी कि लिमिटेड सरकार, यानी लिमिटेड गवर्नमेंट होती है, वहां पे सीमित सरकार होती है। अब देखिए, आर्थिक गतिविधियां बाजार संचालित करती है, जहां पूंजीवाद होता है, जहां पे जिसका सबसे ज्यादा, अडानी और अंबानी भारत की मतलब इकोनॉमी को जो है रेगुलेट करते हैं। कभी कभी उनका पूरा शेयर बढ़ जाता है, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, अडानी का पूरा शेयर धड़ाम से गिर गया। तो ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा तो नहीं है।
बाकी काफ़ी हद तक तो है, अगर अपने-अपने हिसाब से आप देखेंगे, जो विरोधी होंगे तो वो तो हमेशा गुणगान करेंगे, जो पक्षधर होंगे वो कहें नहीं, सब इन्हीं की वजह से हो रहा है भैया। लेकिन आप अगर एक सिविल के विद्यार्थी हैं, अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, तो आप निष्पक्ष होके बायस्ड ना होकर के अपने किसी भी पक्ष को आप देखेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पे आर्थिक गतिविधि जो है वो बाजार से संचालित होती है। इसके बाद बात करते हैं योग्यता के अनुसार संसाधनों का वितरण, यानी कि जो बहुत योग्य है उसको संसाधनों का उनका आधिपत्य हो जाए, यानी कि भारत के ज्यादातर मतलब परसेंट जो भारत की इकोनॉमी का हिस्सा है वो अमीर-अमीर लोगों के पास है। तो कैसे समाजवाद हम स्थापित कर पाएंगे भारत में, बताइए? अमीर-अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब-गरीब बनते जा रहे हैं, मिडिल वर्ग की खटिया खड़ी हो रही है। तो इसका मतलब ये है आर्थिक गतिविधि बाजार से संचालित होती है और योग्यता के अनुसार संसाधनों का वितरण होता है। अब यही आता है क्या, पूंजीवाद यही आता है, यानी यहाँ पे कैपिटलिज्म आ जाता है। और कैपिटलिज्म मतलब होता है जो लाभ के लिए काम करता हो, यानी कि प्रॉफिट के लिए जहाँ पे काम किया जाए वहां पे कैपिटलिज्म होता है। और इसी के समस्या को देखते हुए अब पूंजीवाद की समस्या क्या है, जब कैपिटलिज्म किसी भी राष्ट्र में आ जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, जो संसाधन होते हैं वहां पे कुछ लोगों का नियंत्रण हो जाता है, यानी कि जो सोसाइटी में जैसे खाने पीने रहने उसके बाद स्कूलों पर अस्पतालों पर जो आधिपत्य होगा वो अमीर लोगों का हो जाए, यानी कुछ लोगों का जो नियंत्रण होता है वो संसाधनों पर हो जाएगा। वहां पे आर्थिक शोषण होगा, यानी कि वहां पे इकोनॉमिकल हैरेसमेंट, मतलब शोषण का मतलब क्या है अब आप देख लीजिए उसको, आर्थिक शोषण होगा। और वहां पे दयनीय स्थिति होगी किसकी, मजदूरों की, यानी कि जो निचले तबके हैं उनकी स्थिति बहुत खराब होगी। कब, पूंजीवाद में सबसे बड़ी समस्या होती है, गरीब गरीब बनता जाता है, मजदूरों का शोषण होता है, वहां पे आर्थिक समानता नहीं रहती है, संसाधनों पर बस कुछ ही लोगों का नियंत्रण रहता है। ये सबसे बड़ी समस्या पूंजीवाद की है। और इसी प्रतिक्रिया में समाजवाद आया, लोहिया का समाजवाद, उसके बाद फिर जेपी नारायण का समाजवाद। समाजवाद बहुत अपने आप में व्यापक अवधारणा है और समाजवाद को अगर स्थापित कर दिया जाए तो वास्तव में भारत बहुत एकदम गोल्डन राज्य, भारत तो वैसे भी सोने की चिड़िया है तो उसमें कोई बात ही नहीं करनी है। खैर आप पहले टर्मिनोलॉजी को समझिए। अब देखिए समाजवाद क्या है, समाजवाद का मतलब है समाज में आर्थिक समानता पर बल दिया जाना चाहिए, कि यानी कि सभी व्यक्तियों के अंदर जो जब आर्थिक समानता रहेगी तभी सामाजिक समानता आएगी यार, जब आर्थिक समानता रहेगी तभी लोगों के माइंडसेट में बढ़ोतरी होगी। आप गरीब को गरीब करते जाएंगे, अमीर को अमीर करते जाएंगे तो कहां से गैप भरेगा, तो गैप फिलिंग तो होनी चाहिए। गैप फिलिंग तभी होगी जब समाज में आर्थिक समानता व्याप्त होगी। इसके बाद बात करते हैं संसाधनों पर समुदाय का नियंत्रण, यानी कि समाज का समुदाय का जो संसाधन है, जो पूंजीवाद में किसी एक व्यक्ति के पास नियंत्रण होता था, कुछ लोगों के पास नियंत्रण होता, तो वहां पे समुदाय का यानी पूरी सोसाइटी का जो नियंत्रण है वो संसाधनों पर हो, यानी अमीर लोगों के पास भी हो, मध्यम लोगों के पास भी हो और गरीब लोगों के पास भी हो, तो समाज का जो संसाधन है वो सबसे समान वितरण हो। अब इसमें हम तीन लेवल की बात करते हैं। सबसे पहले है कल्पनालोकी समाजवाद, यानी कि हम कल्पना करें और समाजवाद स्थापित हो जाए। इसका मतलब यह हृदय परिवर्तन, जो पूंजीपति हैं उनका हृदय परिवर्तन हो जाए और वो संसाधनों का वितरण समाज में कर दे। ये मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अमीर को जितना पैसा मिल जाए उतना उसके लिए कम है। लक्ष्मी किसी को खाती नहीं है, सब चाहते हैं लक्ष्मी। तो हृदय परिवर्तन तो असंभव है, हम कल्पना ही कर सकते हैं और कल्पना ही करते रहेंगे जिंदगी भर, और यह स्थापित बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि पूंजीपतियों का मन कमी नहीं होगा, क्योंकि उनको तो एक दूसरे से आगे जाने की होड़ लगी है। तो ये चीजें होती है कल्पनालोकी समाजवाद। दूसरा है कार्ल मार्क्स का समाजवाद, जिसे साम्यवाद भी कहते हैं हम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मार्क्स का जो साम्यवाद है, अगर आप उसको जानेंगे तभी आप समाजवाद के व्यापक रूप को आप समझ सकेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, अब इसमें कहा गया है पूंजीवाद के विरुद्ध हिंसक क्रांति, यानी कि जो मार्क्स का समाजवाद है इसे हिंसा में विश्वास रखता है और गांधी का समाजवाद अहिंसा में विश्वास रखता है। वो स्वराज की बात करता है, यानी राम राज्य की बात करता है, वो अंत्योदय से सर्वोदय की बात करता है। और कार्ल मार्क्स कहते हैं समाजवाद स्थापित करें तो हिंसा करिए, हिंसक क्रांति होनी चाहिए, वर्ग विहीन समाज होनी चाहिए, यानी कि निजी संपत्ति जिसके पास है उसका उन्मूलन होना चाहिए, और राज्य विहीन समाज होगा तभी साम्यवादी समाज स्थापित होगा। क्रांति करिए, समाजवाद स्थापित करिए, ये मार्क्स ने कहा, ये मार्क्स के साम्यवाद की धारणा है। अब देखिए लोकतांत्रिक समाजवाद को कहते हैं फेबियन समाजवाद, और यही समाजवाद किसका है, गांधी का समाजवाद, नेहरू का समाजवाद है यहाँ पे।
देखिए, कल्पनारोधी समाजवाद तो हम कल्पना करते हैं। कार्ल मार्क्स का जो साम्यवाद है वो समाजवाद का एक रूप है। साम्यवाद है, यहाँ पे हिंसा की बात की गई है, यहाँ पे हिंसा की बात की गई है, हिंसक क्रांति की बात की गई है। फेबियन समाजवाद किसका है? नेहरू का समाजवाद है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाजवाद। और यही समाजवाद कहाँ पे है? भारत में है। गांधी का समाजवाद तो स्वराज का है। गांधी का समाजवाद तो जो है वो अंत्योदय से सर्वोदय की तरफ बात करता है, वो अहिंसा की बात करता है। लेकिन जो भारत में असल में समाजवाद है वो नेहरू का समाजवाद है, कि फेबियन समाजवाद जिसे कहते हैं, कि राज्य का अधिनायकत्व हो, यानी कि राज्य की वहां पे सत्ता हो। सर्वहारा का अधिनायकत्व हो, यानी कि जो सर्वहारा वर्ग है उसका जो है शासन हो, यानी गरीबों की सरकार हो। और ये भारत में सरकार तो भाई गरीबी लोग तो चुनते हैं, बहुत अमीर लोग कहाँ वोट देने जाते हैं। तो ये फेबियन समाजवाद है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भारत के समाजवाद की धारणा क्या है। वो नेहरू के समाजवाद की धारणा है कि फेबियन समाजवाद जहां पे गरीबों की सरकार हो। अब गरीब की सरकार है कि अमीर की, लेकिन ये है 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। भले ही लोग आलोचना करें, वो सबके अपने अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, तो अलग अलग, लेकिन सरकार लोगों के हित में काम कर रही है। कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, सब अपने अपने समय में लोगों की मदद करते हैं। लोग, सरकार आखिरकार जनता के लिए तो बनी है यार। तो अगर हम यहाँ पे फेबियन समाजवाद की धारणा, गरीबों का सरकार देखें, तो अगर इससे हम आज के वर्तमान समय को रिलेट करें, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है, मुफ्त में खाना पीना मिल रहा है, इलाज आयुष्मान कार्ड बन रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। सरकार ने ऐसी व्यवस्था की, बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी हो रहे हैं जो निःशुल्क हो रहे हैं, बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई हो रही है, फ्री में ड्रेस मिल रहे हैं। तो ये सब सरकार का कर्तव्य है, और ये फेबियन समाजवाद की धारणा है कि गरीबों की सरकार है और ये काम गरीबों के लिए करती है। लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब यही है कि राज्य द्वारा समाजवाद हो, यानी कि समाजवाद की जो धारणा है वो राज्य द्वारा, और शांतिपूर्ण तथा क्रमिक रूप में समाजवाद आया है। ये लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा है। जो भारत में इस समय फेबियन समाजवाद है वो नेहरू का ही समाजवाद है। गांधी का समाजवाद स्वराज की बात करता है, नेहरू का समाजवाद बात करता है किसकी? फेबियन समाजवाद की बात करता है। और अंबेडकर का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करता है। अलग अलग जो विचारक है अपने हिसाब से अलग अलग दर्शन उन्होंने दिए हैं। अब भारत में देखिए समाजवाद की बात हम करने लगे। गांधी का जो समाजवाद है वो सर्वोदय से सर्वोदय की बात करता है, सब वर्ग का उदय हो। और यहाँ पे अंत्योदय से सर्वोदय, यानी गरीब से लेकर के अमीर तक का पूरा सबका विकास हो, यानी कि स्वराज की बात करता है, यानी स्वराज, यानी कि अपना राज। आप समझ रहे हैं ना, सभी का विकास हो और अहिंसक रूप में हो। ये गांधी के समाजवाद की बात है। अब स्वराज क्या होता है? स्वराज के दो रूप होते हैं, एक आदर्श, एक आइडियलिस्टिक में, और एक बिहेवियर। अगर व्यवहारिक रूप में बात करें तो आइडियलिस्टिक बात करें, राम राज्य की स्थापना। बहुत लोग कहते हैं राम राज्य क्या है? राम राज्य यही है कि राज्य विहीन समाज हो, स्व का राज हो, यानी कि स्वयं का शासन हो, और नैतिक समाज हो, यानी कि एथिकल सोसाइटी हो। ये गांधी के स्वराज की अवधारणा है। ये तो आदर्श आइडियलिस्टिक रूप में हम सोचते हैं, और व्यवहारिक स्तर पे बात करते हैं शक्ति का विकेंद्रीकरण हो। और शक्ति का विकेंद्रीकरण है, शक्ति का विकेंद्रीकरण कहां है? देखिए, ग्राम गणराज्य, यानी कि गांव में शासन हो, और पंचायती राज। देखिए, गांधी के ही स्वराज से, गांधी के ही आदर्शों से पंचायती राज की धारणा ली गई है। राजस्थान में पहली बार पंचायती राज के जो गांव बना वहां पे लागू हुआ था। तो ये गांधी के ही समाज से पंचायती राज आया, कि ग्राम गणराज्य की धारणा हुई। तो ये गांधी के आदर्शों की बात करते हैं। अंबेडकर में लोकतंत्रात्मक समाजवाद होता है। अभी मैंने बात की लोकतांत्रिक समाजवाद, देखिए स्वराज द्वारा समाजवाद हो, शांतिपूर्ण तथा क्रमिक रूप में समाजवाद हो, यानी कि सबका बराबर रूप से। और देखिए नेहरू का समाजवाद फेबियन समाजवाद है। तो नेहरू के समाजवाद में देखिए यही सबसे अच्छा समाजवाद है। राज्य का अधिनायकत्व हो, सर्वहारा अधिनायकत्व हो, और गरीबों की सरकार हो। ये सारी चीजें हमने बात की। अभी सिर्फ दो ही टॉपिक पे हम बात किए हैं, और दो टॉपिक का मतलब ये समाजवाद का हमने मतलब समझा है, और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब समझा है। और अब मुझे लग गई है भूख, और इस वजह से अब अगली क्लास में हम आपको अगले जो भी शब्दावली उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद की शब्दावली की अगर बात करें तो उसके बाद जो शब्दावली है वो शब्दावली है धर्मनिरपेक्षता, यानी कि पंथ निरपेक्ष जो आपको बताना है। इसके बाद लोकतंत्र के बारे में बताना है, फिर गणराज्य के बारे में बताना है, और शासन प्रणाली के उद्देश्य में जो न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व है उसके बारे में आपको समझाना है कि इसका क्या क्या मतलब होता है। तो अगर हम बात करते हैं पहले
दो चीज़ों की हमने बात की, इसके बाद अभी दो चीज़ों की और बात करनी है, उसके बाद अगले हम लेक्चर में इसको हम बात करेंगे। तो बताइए कि कैसा लगा वीडियो, समझ में आया कि नहीं आया? आपके रिव्यू ही हमको और मजबूत करेंगे और आपकी एक-एक मतलब जो भी आप वीडियो अगर देखे होंगे, अगर आपको समझ आया होगा, तो आप कुछ इसमें अपने पॉइंट भी रख सकते हैं, कुछ विचार भी रख सकते हैं, कुछ सुधार भी क्या करना है, आप उसको भी रख सकते हैं क्योंकि अभी नई-नई लॉन्चिंग हुई है, लेकिन ये एटम बहुत बेहतरीन तरीके से विस्फोट करने वाला है, तो बस इसका आप इंतजार करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिए अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के साथ। थैंक यू।